अब आप कंपेयर करें कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई चेंजिंग करनी है। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ यार तुम एक काम करो, इस नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, तुम उस फोल्डर में जाओ, उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर था, उस इमेजेस के फोल्डर में ये इमेज थी, इसको हटा के इसकी जगह तुम ऐड करना चाह रहे हो वो सेम नाम से, या ऐड कर दो, तो वो रेंडर हो जाएगी। उसके बाद क्लाइंट को वो डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, चेंज रीडिप्लॉय भी करना पड़ेगा। आप लोगों ने हैकाथॉन अगर बनाया है, अगर आप वर्सल पे वेबसाइट डिप्लॉय कर दें और उसके बाद अपने कोड में चेंजेस करें तो क्या डायरेक्ट वर्सल पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं? रीडिप्लॉयमेंट चलानी पड़ती है हमें, फिर हमारा कोड जाके रीडिप्लॉय होता है और चेंजेस नजर आते हैं। अब क्या है भाई, कोड हमने लिखा हुआ है, क्लाइंट पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें, वो कोड में जाके चेंजिंग करे, इतना कुछ करे, बजाय उसके वो यहाँ पे आए, स्कीमा बना हुआ है, वो इनपुट फील्ड्स में आके नॉर्मल जो चीज़ चेंज करनी है उसको चेंज किया, पब्लिश किया और उसका डेटा रेंडर हो गया। क्लाइंट पर्सपेक्टिव से क्या आसान है? दूसरी वाली अप्रोच आसान है। ये फायदा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। और सैनिटी का सिर्फ और सिर्फ स्कीमा बनाना थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, और एक इसमें ट्रिकी चीज़ ये है कि आपने इमेज कैसे रेंडर करनी है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आपने कर ली फिर तो आप नहीं भूलते कोई भी। तो ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है आपके पास। आप उसको बता दें कि भाई आपका पूरा कोड मैं करूँगा, आपको कंटेंट जब भी चेंज करना है आप ऐसे चेंज करेंगे। आराम से ये बात क्लाइंट को समझाई जा सकती है, उसको समझ बहुत अच्छी आती है, और जब उसको पसंद आ जाती है तो फिर आप उससे अच्छे पैसे भी करवा सकते हैं। ये फ़ायदा है इस CMS को यूज़ करने का। आपको सवाल पूछनी है? अच्छा, वर्डप्रेस में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वर्डप्रेस में क्या होता है, आपके पास उनको क्या कहते हैं, बिल्डर, साइट बिल्डर्स, एलिमेंटर है और पता नहीं और भी काफ़ी हैं। तो उसमें क्या होता है, आप वेबसाइट भी खुद नहीं बना रहे होते, वो पूरा एक स्ट्रक्चर आपको बता देता है, बोलता है यहाँ से उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ से उठाओ, यहाँ से रखो, ये बन गई वेबसाइट आपकी। वर्डप्रेस की वेबसाइट में और नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट में परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वेबसाइट की SEO आप जितनी भी अच्छी कर लेना, ब्राउज़र पे आपको 62, 65 से ज़्यादा आपको वो रैंक नहीं करेगा, प्रोग्रेस में आपको इससे ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। मेरा बड़ा भाई है, वो दोनों स्टैक्स पे काम करता है, वो वर्डप्रेस पे भी काम कर रहे थे, तो हम सैनिटी ही डिस्कस कर रहे थे। बल्कि उन्होंने मुझे बताया, उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड में भी आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये देखो मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है, तो देखो 62 इसकी SEO परफॉर्मेंस आ गई, 100 में से 62। वर्डप्रेस में उसको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती है। मैंने भाई को बोला यार ये तो हम मजाक मजाक में नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट बनाते हैं, इससे ज़्यादा तो उसकी आ जाती है अगर हमें मैनेज भी ना करनी पड़े। तो ये एक डिफरेंस है, परफॉर्मेंस और SEO में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट का और नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट का। आप क्लाइंट को पिच करते हुए जब ये चीज़ें बताते हैं ना, क्लाइंट, हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं भाई वर्डप्रेस पे बना दो, फिर मैं बोलता हूँ आप मीटिंग में आए, फिर मैं मीटिंग में उनको बताता हूँ कि वर्डप्रेस ऐसे बनेगी, यूँ बन जाएगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस, फिर उनको मैं कुछ वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स खोल के दिखाता हूँ, फिर अपनी कुछ नेक्स्ट.जेएस पे बनाई हुई वेबसाइट्स खोल के दिखाता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ दोनों चीज़ों का, तो फिर वो खुद एग्री करते हैं कि यार वो बहुत फास्ट है, उसकी SEO अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा आप एक काम करो, CMS यूज़ कर लो कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मैं ज़्यादातर सैनिटी रेफर करता हूँ, और फ्रंट एंड आप नेक्स्ट.जेएस पे बनाएंगे। दूसरी चीज़, फ्रंट एंड टोटल मेरी कस्टमाइजेशन में, मुझे जैसा डिज़ाइन बनाना है मेरी मर्ज़ी। वर्डप्रेस पे आप जैसा डिज़ाइन मेरी मर्ज़ी वाला नहीं कर सकते, आपको वो थीम्स दे देता है, आपको उसी के मुताबिक एडजस्ट करना होता है चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं, ये फ़र्क है वर्डप्रेस में और CMS में। वर्डप्रेस आपको बैक एंड फ्रंट एंड सब मैनेज करके पूरी वेबसाइट बना के दे रहा होता है, CMS सिर्फ कंटेंट मैनेज करता है। लेकिन CMS के नेक्स्ट.जेएस के साथ जब हम CMS को जोड़ते हैं तो उसका और वर्डप्रेस की वेबसाइट का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा शायद हम लोग आपको कराएंगे शॉपिफाई, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, वो अमीन भाई बताएंगे। तो शॉपिफाई में फिर हम लोग यही करेंगे, शॉपिफाई पूरा बैकएंड आपका देखेगा। आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी होगी, शॉपिफाई आपको उसके फंक्शन देगा, आपको ऐड टू कार्ट करना है, सारी फंक्शनलिटी शॉपिफाई देगा। शॉपिफाई में पूरा बैकएंड मैनेज हो रहा होगा।
लेकिन फ्रंट एंड आप नेक्स्ट.जेएस पर बनाएंगे। उसमें 3 फायदे, परफॉर्मेंस, एसईओ और टोटल कंट्रोल ऑफ डिज़ाइन आपके हाथ में। आप अपनी मर्जी से जैसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। खैर, सैनिटी हमारी अलबत्ता आज शायद तीसरी क्लास है। उससे पहले एक क्लास में हमने एनालिसिस इसका सेटअप देखा था। पिछली पूरी क्लास हमने सैनिटी में देखा था कि डेटा का स्कीमा कैसे बनता है, फिर विजन में हम टेस्ट कैसे करते हैं, फिर डेटा रेंडर के फैच कैसे करते हैं। आज हमने ये भी देख लिया कि डेटा फैच करने के बाद रेंडर कैसे होना है, इमेजेस कैसे रेंडर होंगी, और हमने ये भी देख लिया कि डेटा चेंज करने के बाद भी रिफ्लेक्ट होता है, रियल टाइम चेंजिंग्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सैनिटी की देखी। सैनिटी हमारा आज यहाँ पे एंड हुआ। अब हम जाएंगे रिएक्ट की हुक्स पर। जी नहीं, सैनिटी इज जस्ट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट का मतलब आपका जो कंटेंट है वो आप सैनिटी पे मैनेज करेंगे, उसको रेंडर करवा के आप सिर्फ शो करवाएंगे। क्या सैनिटी डेटाबेस नहीं है। जो हम डेटा अपना वेबसाइट से यूआई से भेज के सेव करवाते हैं ना, वो आ जाता है हमारा डेटाबेस, वो हम आगे पढ़ेंगे। सैनिटी इज जस्ट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी वेबसाइट का कंटेंट सैनिटी पे मैनेज हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हम देखो पिक्चर अपनी सैनिटी पे अपलोड करते हैं, अपनी पैराग्राफ हमने सैनिटी पे रखा है, बटन का टेक्स्ट सैनिटी पे रखा है, हमने अपनी हेडिंग सैनिटी पे रखी है, ये कंटेंट है हमारा, सैनिटी पे मैनेज हो रहा है। सैनिटी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। हम इससे सिर्फ डेटा क्यूरी करते हैं और अपने पास रेंडर करवाते हैं। वो जो आप कह रहे हैं वो डेटाबेस के सिनेरियो में होता है, वो हम एपीआई जब बनाएंगे तो वो आप देखेंगे। और कोई जी, एक सेकंड यार, चेंज किया ना, उड़ गया भाई। देखो हमने खुद कहा ना, अब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इमेज चेंज करनी है, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, पुरानी वाली इमेज हटा दो, ये वाली ऐड कर दो। अगर मुझे दोबारा पुरानी करनी होगी मैं दोबारा जाके चेंज कर लूँगा। ये होता है, रिप्लेस हो जाता है डेटा। आप देखिए, सैनिटी यूज करते हुए आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटअप करना है। आपके पास सैनिटी की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बनी बनाई आ रही है, सैनिटी खुद बना रहा है। आपने सैनिटी का सिर्फ स्कीमा अपने पास बनाना होता है। स्कीमा बनाने के बाद उस स्कीमा की बेस पे डेटा को फैच अपने पास करना होता है, बस। बाकी कंटेंट रखना, पब्लिश करना, चेंज करना, वो सारा काम सैनिटी पे। हाँ, आप कर सकते हैं भाई। इसके लिए ये होता है, आप एक फॉर्म बनाते हैं, आप बोलेंगे भाई कोई भी यूज़र आना चाह रहा है मेरी वेबसाइट पे, आप यहाँ पे अपना ब्लॉग पोस्ट डालो, फिर आप उसका ब्लॉग पोस्ट रिव्यू करते हो, आप अपनी सैनिटी पे जाते हो, आपने ऐसी ब्लॉग का स्कीमा बनाया होता है। आप लोग एक काम करिएगा, आप जब सैनिटी की प्रैक्टिस करें ना, आप पहले क्लीन टेम्पलेट बनाइएगा, उसको पूरा आप जैसे आपने खुद से डेटा बनाया, अपनी मर्जी का डेटा बना के सेव करवा के, पब्लिश करवा के, रेंडर करवा लिएगा, सही है। उसके बाद आप वही काम ब्लॉग का जो टेम्पलेट का ऑप्शन देता है ना सैनिटी, आप ब्लॉग का एक टेम्पलेट उसका बना लिएगा, उसको बोलिएगा आप बनाने दो, जो वो बोलता है ना आप अलाउ कर देना, आपको सारा समझ में आ जाएगा वो ब्लॉग की हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो वही जैसे उसने बनाया है ना, उसी तरीके से आप खुद से भी बना सकते हैं, उसी तरीके से ब्लॉग्स आपके यहाँ मैनेज होंगे और वहाँ रेंडर होते रहेंगे। नहीं, इसमें अगर लिमिट होती है फ्री टियर की तो फिर आपको पेड पे जाना पड़ता है, ये होता है। इसकी प्राइसिंग ना दी हुई होती है इन्होंने, अगर मैं देखूं यहाँ पे, जी नहीं, आप मल्टीपल स्कीमा भी बना सकते हैं ना। आप 10 पेज के डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, होम पेज का डॉक्यूमेंट, अबाउट का डॉक्यूमेंट, हर किसी का अपना अपना स्कीमा होगा। आप जहाँ जिसका स्कीमा में जाके चेंजेस करेंगे उस पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे चेंजेस। हाँ, मैं एक दिखा रहा है, एक सेकेंड। ये देखिए, सैनिटी की फ्री टियर है, सही है, उसमें ये बता रहा है अप टू 20 यूजर सीट्स
2 परमिशन रोल्स, 2 डेटाबेस, पब्लिक ओनली, ये इसके अपने हैं, हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। अनलिमिटेड कंटेंट टाइप्स और ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद ये बता रहा है कि $15 पर मंथ वाले में ये हो सकता है। और इसके बाद आ जाता है रिक्वेस्ट डेमो, मतलब आप अपने हिसाब से एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब बड़ी एप्लीकेशन, आप अपने हिसाब से इनका डिस्कशन करके प्राइसिंग के लिए डिस्कस होके सेट हो जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। और कोई सवाल? जी यार, अभी के लिए एपीआईज थोड़ी बनवाएंगे हम, ताकि ना आपको बैकएंड और एपीआईज की थोड़ी नॉलेज हो जाए, वो नेक्स्ट जेस पे ही बनाएंगे। डीप बैकएंड जो हमें एआई के लिए करेंगे ना, वो पाइथन पे हम जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि एआई के लिए पूरी दुनिया में पाइथन यूज़ हो रही है। अगर हम कोई और लैंग्वेज सीखते तो हम बहुत लिमिटेड मार्केट में काम कर सकते थे। पाइथन, पूरी एआई की वास्ट मार्केट पाइथन पे काम करती है, ताकि हमारे पास मौके हो हर जगह पाइथन पे काम करने के। तो प्रॉपर बैकएंड हम फास्ट एपीआई और पाइथन पे करेंगे। और कोई सवाल यहाँ से किसी का? जी मैं भी बता देता हूँ आपको। जी हाँ यार, देखिए आपको बैकएंड में ना, यहाँ पे हम एपीआई बनाना सिखाएंगे, एपीआई का CRUD बनाना सिखाएंगे कि एपीआई में CRUD कैसे बनता है। CRUD में क्रिएट, डिलीट, अपडेट, मतलब आप डेटा फैच कैसे करवा रहे हो, मतलब रीड कर रहे हो। डेटा ऐड कैसे करवा रहे हो, मतलब एपीआई कॉल करोगे, इनपुट फॉर्म होगा, आप डेटा ऐड करवाओगे, डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। डिलीट कैसे कराओगे, ऐसे अपडेट कैसे कराओगे, ये करवा के एपीआई की नॉलेज, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन बताएंगे। आप उससे एप्लीकेशन बना सकते हो। ये देखिए, मैंने सिंपल अभी भी उसको क्या कहा, मैंने कहा भाई मुझे एक अबाउट पेज का स्कीमा बना के दो, जिसमें 4 इमेजेस होंगी, एक हेडिंग होगी और एक पैराग्राफ होगा। इसने क्या किया, मुझे स्कीमा बना के दिया जिसमें फील्ड्स का एरे, हम सबको पता है फील्ड्स का एक एरे होता है। इसके अंदर इसने पहली हेडिंग की फील्ड बना दी, दूसरी पैराग्राफ की फील्ड बना दी, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के अंदर इसने इमेज 1 रखा, नाम, टाइटल, टाइप इमेज दे दी, डिस्क्रिप्शन जो भी इसने रखनी थी। उसके अंदर फिर हम कुछ चीज़ें स्पेसिफिक डिफाइन कर देते हैं इमेज के अंदर फील्ड बना के, कि भाई इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर कोई रखना चाह रहे हैं कि अगर इमेज रेंडर नहीं होती तो क्या नज़र आना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन इसकी भी। और इसी तरीके से आप सिंपल इमेज के मल्टीपल नाम से मल्टीपल टैग बनाएंगे। तो जैसे अभी आपके पास इमेज की एक फील्ड थी ना, आपके पास 3-4 फील्ड बन जाएंगी। जितनी फील्ड्स आप बनाना चाहेंगे आप बनाएंगे, आप इमेज अपलोड करेंगे और वो फिर रेंडर करवाना है। जी जी वही स्कीमा है, सिर्फ आप समझ लें आपने जो इमेज का ऑब्जेक्ट अभी बनाया हुआ है ना, वैसे 10 ऑब्जेक्ट और बना दें, सबका नाम और टाइटल चेंज कर दें बस। फिर आपको जो इमेज जहाँ गेट करनी है उसके नाम से गेट करें और रेंडर करवा दें, सिंपल है। जी क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ वो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ वैलिडेशन है। आप वो बनाती हैं अपने पास, कहीं पे वेबसाइट बनाती हैं, और वेबसाइट कह रहा हूँ कहीं पे अकाउंट बनाते हैं, आप पासवर्ड डालते हैं तो आपको वैलिडेशन देता है, यार इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक हेडिंग होनी चाहिए, एक ये होनी चाहिए। हम सिर्फ ये वैलिडेशन रख रहे हैं,
ये वैलिडेशन में से इतनी खास यूज भी नहीं होती। अगर आपने करनी है तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए ये रूल बता रहा है कि रिक्वायर्ड है, सही है, मिनिमम इसके मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। और उसके बाद वार्निंग ये दे देता है कि प्रोवाइड ऑल टेक्स्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी। वार्निंग ये है कि जब आप उसकी जो रूल रखा हुआ है आप उससे एक्सीड कर जाते हैं तो वो आपको उसका वार्निंग दिखा देगा, एरर। बस ये कोई इतनी वो नहीं है फील्ड। और मैंने अभी तक आपको बताऊं तो मैंने जिसके वो ना इसमें इतनी खास यूज़ भी नहीं की है। हाँ वो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा सवाल अभी तो और किसी के हैं सैनिटी से रिलेटेड? चलो अभी मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, कोड यहाँ पे रख लेता हूँ मैं सैनिटी का, सही है। फैच वाला तो पुराना ही है, ये रहा, ये कोड है। आप लोगों ने जो भी इससे देखना है देख लें। अभी हो रहे 3:22 ना, हम 3:30 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने सवाल जवाब भी इतने कर लिए, डिस्कशन तो वैसे भी हो गई है अच्छी खासी। हाँ नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट की भी दिखा दे, पहले ये देख लो फिर अगले 5 मिनट में नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखा दूंगा, सही है।